नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और आपको लगातार एक के बाद एक जबरदस्त उतार चढ़ाव वाले ट्रेडिंग सेशंस देखने को मिल रहे हैं। और आज भी एक बार फिर से संकेत यही है कि दुनिया के बाजार हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज कल की तरह ही, और हम आपको आगे बताएंगे ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज के इस जबरदस्त उथल पुथल वाले बाजार में भी आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। सुमित, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया कल, इनफैक्ट काफी लोग ये पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे कि भाई दुनिया में कहीं घबराहट नहीं है, हम क्यों परेशान हैं। लेकिन लगता है कि हमें थोड़ा अंदेशा था और हमने नैस्डैक की गिरावट को, क्रूड की गिरावट को प्रीएम्प्ट करते हुए कल काफी बिकवाली देखी। इनफैक्ट कल सेकेंड हाफ में जब वो बॉन्ड यील्ड का एक स्पाइक आया, जिसकी आप कल सुबह बात कर रहे थे कि 1.65 1.60 की रेंज से वो बढ़ा है और बाद में 1.72 1.73 की रेंज में जैसी पहुंचा, मार्केट ने उसको बहुत स्टीपली रिएक्ट कर दिया और उसी के दम पे गिरावट आई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस समय, अच्छी कोई भी चीज़ आ रही है उसको बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। जैसे क्रूड 7% है क्रूड में फॉल, इंडिया के लिए एक मेजर बेनिफिशियरी, लेकिन उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर ज़रा सी बॉन्ड यील्ड थोड़ी और बढ़ जाएगी तो शायद बाजार उसको और स्टीपली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कैसी शॉर्ट पोजीशन लोग लेके जाते हैं कि नहीं। अगला हफ्ता क्रूशियल है और एक्सपायरी भी है, साथ साथ मार्च की क्लोजिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा सेशंस है नहीं, तो धीरे धीरे शायद बाजार ईज आउट होना शुरू हो वापस। तो अगर बॉन्ड यील्ड की चिंता है तो वो तो देखिए, अब कल हम 7.3 पे देख के गए थे, आज 7.1 ही है, तो थोड़ी सी कमी हुई है, बढ़ी नहीं है, लेकिन दूसरे संकेत बिगड़े हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है आज? नहीं देखिए, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बात बोली कि जिस दिन बॉन्ड यील्ड 2 आ गया, जिस दिन 2 आ गया उस दिन बाजार अपना वर्स्ट देख चुका होगा। तो ये क्योंकि बाजार कितना डिस्काउंट करेगा किसी चीज़ को, 1.73 तो कर लिया, उन्होंने 1.8 1.85 भी कर ही लिया होगा। धीरे धीरे ईज आउट करते करते जिस दिन 2 आ गया, लार्जेस्ट फियर होगा, उस दिन मार्केट ईज आउट कर लेगा। लेकिन मैंने रणनीति रखी कि आज मैं पूरी तरह डिफेंसिव हूँ, सब डिफेंसिव स्टॉक लेके आया हूँ और सब लार्ज कैप लेके आया हूँ, ताकि इफ इन केस कुछ भी डैमेज हो तो आपके पास एक अच्छा कुशन हो उसे बचने के लिए। ओके, चलिए, तो मेरी स्ट्रेटजी भी मिलीजुली होगी। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों पर ही नजर है और बराबर 5 गेंदबाज और 5 बल्लेबाज लेकर चलने की राय, ताकि बाजार किसी भी तरफ जाए तो हमारे पास पर्याप्त ट्रेड हो। ऐसे बाजार में ध्यान रखिए अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए, उछाल में या गिरावट में किसी भी लेवल पर आपको एंट्री या एग्जिट का फैसला लेना चाहिए। कल आपने देखा बहुत जबरदस्त मूवमेंट आती हुई बाजार में नजर आई और नीचे से 100 पॉइंट की रिकवरी भी निफ्टी ने दिखाई थी। तो शुरुआत करेंगे, एक सेक्टर जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो है टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनियों का, और उसी पे नजर होगी। एक्सेंचर के कल जो नतीजे आए उसके बाद वो स्टॉक ध्यान रखिएगा, कल 1% ऊपर बंद हुआ इतने बुरे बाजार में भी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, 4 से 6% की ग्रोथ का गाइडेंस था, वो अब 6.5 से 8.5 कर दिया है। अगले क्वार्टर का गाइडेंस और बेहतर कर दिया है। और उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने एक्सेंचर का टारगेट बढ़ा दिया। तो इसका फायदा हमारी आईटी कंपनीज को जाहिर तौर पे होता हुआ नजर आएगा। डेटामेटिक्स के साथ शुरुआत करेंगे, जो हमारा ओपनिंग बल्लेबाज है, और हमने मिड कैप्स पे खास फोकस रखा है क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी मिड कैप आईटी शेयरों में कहीं ज्यादा जगह बाकी बची है। और अगर बाजार एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे आईटी पे नजर डाल रहा है और यहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए, पिछली बार भी जब कोरोना की वजह से आपने दबाव देखा था तो आईटी स्टॉक्स पे, टेक्नोलॉजी शेयरों पे खास तौर पे बाजार ने सबसे पहले भरोसा जताया था और इनका काम दरअसल बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऐसी कंपनियां जो बीपीओ, नॉलेज आउटसोर्सिंग और इस तरह के काम करती हैं, बैक ऑफिस का काम करती हैं, बड़ी दिग्गजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं, उनके लिए खास तौर पे कारोबार बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि हर तरफ आजकल वर्क फ्रॉम होम का आलम देखने को मिल रहा है। तो आपको ये इंपैक्ट इस स्टॉक पे नजर आएगा। और चूंकि यहां पर आपने गिरावट भी देखी है, पार्टिसिपेशन कम देखा, तो इसलिए ये पहला स्टॉक होगा जिस पर हमने नजर डाली है। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए तो 11 के पी पे है, या पिछले 4 क्वार्टर के मुनाफे पे, और इसकी बुक वैल्यू है 123 रुपए, तो बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसलिए वैल्यूएशंस के लिहाज से ये एक डिफेंसिव बेट हमें नजर आ रही है उस सेक्टर में जहां पर हम तेजी आने की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक होगा ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज का, जिस पर हमारी नजर होगी। ये स्टॉक इसलिए टीम में शामिल हो रहा है, देखिए ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज जो है इस सेक्टर में शायद सबसे बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनीज में से एक है। ऐसा बहुत कम लोगों को ध्यान में होगा। करीब 1.5% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड आती है इस लेवल पे, जो कि आईटी के लिहाज से अच्छी कही जाएगी, और ये अपने मुनाफे का करीब 30% डिविडेंड के तौर पे देते हैं। और अगर आप देखें तो करीब 15% का प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR है, सालाना 15% के हिसाब से मुनाफा बढ़ते हुए हमने देखा है पिछले 3 से 5 साल में। तो ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि इस कंपनी पे आप भरोसा करेंगे, और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज को इसी वजह से हमने चुना है। आप कल की चार्ट को देख करके व्यू नहीं बना सकते, क्योंकि कल बाजार जिस बुरी तरह से गिरे थे उसमें ये स्टॉक कितने कम गिरे हैं, ये देखिए। अगर आप कल का चार्ट देख ही रहे हैं तो
क्योंकि ये वाकई में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस लेवल पर और यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर बनता है। ध्यान रखिए, कल से नहीं, पिछले 2-3 दिनों से बाजार को इस बात का अंदाजा था कि एक्सेंचर के जो नतीजे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आईटी स्टॉक्स पे लोग इस लिहाज से स्ट्रैटेजी बना भी रहे थे, खासतौर पे दिग्गजों पे। इसलिए हमने अपनी नजर आज खासकर मिड कैप पे रखी है। तीसरा भी टेक्नोलॉजी स्टॉक है, तो वो भी मैं बता देता हूं। उसके बाद सुमित आपकी टीम पे आएंगे। अगला जो स्टॉक है वो है सैक्सॉफ्ट, जहां पर हमने नजर डाली है 9 के पी पर है ये। हिस्टोरिकली अगर आप वैल्यू इसके ईपीएस देखें, इस लिहाज से ये अट्रैक्टिव दिखाई देता है और पिछले 3 साल में इसका मुनाफा करीब 30% सालाना की रफ्तार से बढ़ा है। तो इसलिए हमने ऐसे स्टॉक चुने हैं जहां पे मुनाफे में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन इसके वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नजर आते हैं। क्योंकि सुमित जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। ऐसे बाजार में आपको अपने लॉस का पहले ख्याल रखना चाहिए, वर्स्ट केस का पहले ध्यान रखना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए। तो वो डिफेंस आपको कैसे मिलेगा? वो डिफेंस आपको ऐसे मिलेगा कि जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं, जो स्टॉक्स बहुत हाइप नहीं है, जहां पर आपने बहुत तेजी नहीं देख ली है, ऐसे शेयरों में अगर आप मौका ढूंढते हैं और वो भी उस सेक्टर में जिस पर खास तौर पे हम मुनाफे की गुंजाइश देख रहे हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेहतर हो जाएगा। इसलिए पहले ये 3 स्टॉक हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं आज। सुमित, तो मेरी तरफ से भी वही थीम को मैं फॉलो करूंगा। आईटी आज फ्लेवर रहेगा। 2 वजह हैं। एक तो एक्सेंचर के नंबर्स जो रोबस्ट नंबर आए हैं, आउटसोर्सिंग का एक बड़ा इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला है, अपनी डील पाइपलाइन ऑल टाइम हाई पर उन्होंने क्लोज की है। दूसरा बड़ा ट्रिगर क्योंकि डिफेंसिव है, मार्केट जब भी बहुत तेज टूटता है तो ये शेयर अपने आप आगे आ जाते हैं। तीसरा एक बड़ा ट्रिगर ये भी हो सकता है कि एफटीएससी की जो फुटसी की रीबैलेंसिंग है उसमें भी सेलेक्टिव आईटी कंपनीज हैं जो कि मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए आईटी स्पेस के साथ ही जाऊंगा और मैंने भी आईटी से ही शेयर चुने मेजरली, लेकिन उसमें भी दिग्गज ही सारे चुन डाले हैं। मिसाल के तौर पर पहला नाम ही है टीसीएस, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। चुनने की वजह सेफेस्ट है, किसी भी तरह से किसी भी लिहाज से आप इस स्टॉक को हमेशा देख सकते हैं। 3036 रुपए का सीएमपी है, 3075, 3080 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। 3010 से इसका स्टॉप लॉस है। ऑब्वियसली बात है, जब एक्सेंचर बेटर करेगा तो बेलवेदर्स अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो उसमें सारे मेजर आ जाते हैं, जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनके ऊपर आप नजर रखिए। और वैसे भी अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो हैवी वेट्स की तरफ से ही सबसे ज्यादा सपोर्ट आएगा। तो इन्फोसिस, टीसीएस, इस दोनों पर ही आप नजर रखिए। तो इसलिए दूसरा नाम जो है वो है इन्फोसिस, यानी कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। इसको भी चुनने की वजह एक तो स्ट्रॉन्ग नंबर और एक्सेंचर की तरफ से जो एक मजबूत आउटलुक आया है उसके आधार पर भी इसको चुना गया है। 1337 के आसपास क्लोजिंग दी है, 1370 का एक टारगेट रखें, 1312 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ये दोनों वही कंपनियां जो कि इस क्वार्टर के नंबर सबसे पहले देंगी। करीब 9 अप्रैल के आसपास से इनके नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो शायद अच्छे नंबर की डिस्काउंटिंग प्रोसेस भी बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो आप ये तेजी का जो रुख बनेगा इस लिहाज से भी इनके ऊपर नजर रखिए। वैसे भी ऑल टाइम हाई से करीब है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो फॉल है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये दोनों कंपनियां सेफेस्ट हैं। अच्छा, तीसरा नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ये एक आईटी स्पेस के अंदर सबसे रीसेंट लिस्ट होने वाली कंपनी है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी की मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के नंबर्स के साथ। आईपीओ के लेवल से इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक तरफा तेजी दिखाई और अब ये ऑल टाइम हाइस की टेरिटरी में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 526 का लेवल है, 540 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 518 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अब क्योंकि लगातार 3 आईटी दे दिए, चौथा मैं आईटी ही दे देता हूँ, वो मेरी तरफ से है एलएनटी टेक का शेयर, जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, एलएनटी टेक को चुनने की एक वजह तो एक्सेंचर के नंबर हैं ही, साथ ही साथ एक नई रिपोर्ट आई है। कल शाम को ये रिपोर्ट जनरेट हुई है कोटक सिक्योरिटीज की। उन्होंने इस कंपनी के साथ एड रेटिंग के साथ शुरुआत की है और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हैं यहाँ पर वो करीब करीब 3 के आसपास के, यानी कि 2700-2800 पहले टारगेट्स और उसके बाद उनको लगता है कि 3000 की ट्रेजेक्टरी में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इस कंपनी का, अच्छे नंबर्स हैं, रीसेंट आउट परफॉर्मेंस तो देखने को मिली, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें बहुत पेडिग्री बाकी है। इसी लिहाज से आप चारों मेजर आईटीज यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड और एलएनटी टेक, इन चारों के ऊपर दांव लगा सकते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी से भरी हुई टीम फिलहाल आपके सामने नजर आ रही है। अब तक 7 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आपने देख लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी 3 तो और आएंगे। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो आधी टीम आपको टेक्नोलॉजी से भरी हुई नजर आएगी। लेकिन अब जरा ब्रिक एंड मोर्टार और दूसरी इकोनॉमिक सेगमेंट्स के ऊपर नजर डालें। अगला स्टॉक है जुबिलेंट फूड का और ये गेंदबाज होगा। हमारी टीम में बेचने की राय यहाँ पर बन रही है। साफ तौर पे देखिए, इस वक्त जो हम भी अपने घर में कह रहे हैं और बाकी हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी कह रहे हैं कि भाई जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको अब बाहर का खाना बंद कर देना है। बच्चों को ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि बहुत ऑर्डर करते थे तुम, पिज्जा अब नहीं करोगे। तो ये चीज नेगेटिव है। जिस तरह से आपने देखा गुजरात में कल खबर निकल के आई कि नाइट कर्फ्यू होगा और
सैटरडे संडे जब खास तौर पे मॉल्स वगैरह खुलते हैं, उस दिन कहा जा रहा है कि सैटरडे संडे को अब आप मॉल्स बंद रखेंगे, मल्टीप्लेक्सेस बंद रखेंगे, तो इन कंपनियों के लिए बहुत बुरी खबर है। ये स्टॉक पे हमने अच्छी गिरावट देखी है ऑलरेडी, लेकिन इनका नुकसान और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और सबसे पहले आपके दिमाग में जो सेगमेंट्स आते हैं, देखिए वहीं पे आपको दबाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये लॉजिकल है। तो जुबिलेंट फूड आपको गेंदबाज के तौर पे मुनाफा कमा के देगा, ऐसा हमें लगता है। यहाँ पे जैसे जैसे आपको और नेगेटिव आंकड़े दिखाई देंगे, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टीवीएस मोटर्स अगला स्टॉक है जहां पे बेचने की राय बन रही है, और इसमें एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद पूरे ऑटो सेक्टर में इनफैक्ट अब आप यहां पे एक रिवर्सल आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है बाजार की कमजोरी अगर आज बढ़ेगी तो उसमें कुछ एक स्टॉक्स जो एक बड़ा ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुके हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, और उनमें गिरावट काफी तेजी से आने की आशंका बनती है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जो शॉर्ट टर्म बुल्स थे उनका भरोसा उठ गया है, उनके शॉर्ट्स ट्रिगर हो चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। तो इसमें गिरावट काफी तेजी से आपको आती हुई नजर आएगी, इसलिए यहां पर भी बिकवाली की राय बन रही है। ध्यान रखिए, पिछली बार हम ये कह रहे थे कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है तो टू व्हीलर की डिमांड दरअसल बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड जो थी वो हमने आते हुए देख ली। इस बार तो डर ज्यादा बढ़ रहा है, और इस बार लोग घर से बाहर निकलना फिलहाल टाल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट कल मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी जो अपने ऑफिस से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर रहते हैं। वो कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ घर से ही काम करूँ, ऑफिस नहीं जाऊँ, क्योंकि मुंबई में एक एक कॉम्प्लेक्स में आप देखिए आज कम से कम 2-4 पेशेंट तो हैं, इसलिए सभी को डर लग रहा है। लोग ये कहते हैं कि अपने कंपाउंड में भी नीचे जाके वॉक करें या ना करें। ये मुझे थोड़ी सी बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन लग रही है, क्योंकि आंकड़े इतने खराब नहीं है। जो हम पिछले साल के आंकड़े देख चुके हैं, जो पीक हम देख चुके हैं, उस वक्त आंकड़े बहुत खराब थे, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है कि जो केसेस आ रहे थे वो खास तौर पे स्लम एरिया से आते हुए आपको नजर आए थे, मुंबई जैसे शहरों में। इस बार जो केसेस आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स से आ रहे हैं, और वो एक बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट है, इसलिए वहां पर आपको हिट बड़ा देखने को मिला। कल बीएमसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था। उन्होंने बात बोली थी 500 का आंकड़ा अच्छा है अगर वो क्रिकेट मैच का स्कोर होता तो, लेकिन 500 का आंकड़ा बहुत बुरा है जब वो कोविड के पेशेंट का आंकड़ा हो रहा है। परसों 2300 थे, फिर 2800 हो गए। तो किसी भी सूरत में आप प्रिकॉशन तो बरतें ही, वो तो सबसे ज़रूरी है। और जुबिलेंट फूड की बात रही तो ये महाराष्ट्र इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट भी है, तो इनके लिए एक बड़ा डैमेज ये हो भी सकता है कि सबसे ज़्यादा केसेस भी वहीं पर ही आ रहे हैं। खैर, जो मेरा अगला नाम है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। इतनी देर से कोविड की बातचीत हो भी रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैक्सीनेशन की भी ड्राइव तेज हो रही है, और बाकी कंपनीज के लिए जो हॉस्पिटल कंपनीज हैं उनके लिए एक बड़ा इसका इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर, अपोलो हॉस्पिटल को चुनने की 2 वजह हैं। पहली वजह तो यही कि जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तो यहाँ इंपैक्ट होगा ही। दूसरा, एक फुटसी की रीबैलेंसिंग में करीब करीब $12.3 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। ये एक बड़ा इनफ्लो है। अगर आप पूरे फुटसी में देखेंगे तो उसमें 4 ऐसी कंपनी है जिनका इनफ्लो डबल डिजिट में है, तो उसमें एक नाम अपोलो हॉस्पिटल का भी है। तो आप इस लिहाज से भी नजर रखें, शायद सेकेंड हाफ में यहाँ पर ज्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप फर्स्ट हाफ में स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करें और सेकंड हाफ में थोड़ी तेजी यहां बन सकती है। तो 2930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 3050 का टारगेट रहेगा, 2958 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। ओके, तो ये स्टॉक आपके लिए सामने आता हुआ, और अब बारी है मुझे आपको अपना डिपेंडेबल स्टॉक बताने की, और ये फिर से टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी पे हमने नजर डाली है। ये एक हमारा काफ़ी भरोसेमंद स्टॉक पहले से रहा है। रिसर्च के तौर पे जब भी मैं एक अच्छा मिड कैप स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूं तो इस पे मेरी नज़र बार बार आती है, क्योंकि ये जो काम करती है वो बड़ा स्पेशल और यूनिक है। और आप देखिए, ये डिफेंस सर्विसेज के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। इनके सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी करती हैं, इवन पुलिस भी करते हैं। तो ये उस सेगमेंट में है जहां पे खास तौर पे सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट्स इनके बड़े बायर हैं। अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये काम करते हैं, और वहां पर आप इस समय एक ही मंत्र देख रहे हैं, वो है आत्मनिर्भर भारत का। यानी जो भी काम कराना है ज्यादा से ज्यादा अपनी स्वदेशी कंपनियों से कराना है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जेन टेक्नोलॉजीज ऐसा स्टॉक काफी शानदार आपको काम करता हुआ नजर आएगा। एक और बात ध्यान रखिए, डिफेंस वो सेक्टर है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये मंत्र दिया है कि यहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, अपनी कंपनियों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम देश से एक्सपोर्ट कर पाएं। तो वो एक और रास्ता खुल जाता है ऐसी कंपनियों के लिए जो डिफेंस कंपनीज को, डिफेंस सर्विसेज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कई सारे जो इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट होने शुरू हो रहे हैं वहां पर भी इनको कारोबार मिलता हुआ नजर आता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्टॉक हर एक नजरिए से बेहतर नजर आता है मुझे। जेन टेक्नोलॉजीज इस वक्त आपके सामने, और आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक ने लगातार
कमजोर बाजार में अपने आप को पकड़ के रखा है, थाम के रखा है, अच्छा सपोर्ट रखा है। और अब आज जब टेक्नोलॉजी का माहौल बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे लगता है यहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जेन टेक्नोलॉजीज इसीलिए हमारा डिपेंडेबल स्टॉक आज होगा। सुमित आपका? तो मैं तो भारतीय एयरटेल को चुना है जो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है इस टाइम मार्केट में। मतलब इस स्टॉक के बारे में बहुत सारी चर्चा करी जा सकती है क्योंकि पिछले काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस ही रही है। 630 रुपए के आसपास के हाईज और वहां से शेयर करेक्ट हुआ और आज आपके स्क्रीन सामने 530 रुपए की रेंज में कामकाज कर रहा है। लेकिन एक बहुत क्रूशियल लेवल है जो ये आमतौर पर नहीं तोड़ता है, वो है 518। तो आप इस लेवल को आप ध्यान रख के चल सकते हैं किसी भी तरह की पोजीशन के लिए। और 535 का ये पहला टारगेट, 540 का ये दूसरा टारगेट आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। दो वजह है, पहले तो इसमें ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब यहाँ से और क्या डैमेज होगा। दूसरा, ये आज फुटसी रीबैलेंसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। करीब करीब 12.7 करोड़ डॉलर के आसपास का इनफ्लो यहाँ पे आ सकता है, तो शायद सेकंड हाफ में इसका एक इम्पैक्ट रहे। कल भी बाजार की इतनी तेज फॉल के अंदर भी ये शेयर करीब करीब 1% हरे निशान में रहा, 1% की तेजी इसने दिखाई। गिरा ऊपर से जरूर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ने अपने आप को संभाला। तो बहुत ज्यादा अब यहाँ पर गिरावट की गुंजाइश है नहीं और बहुत ज्यादा आप टूटे भी नहीं शायद। तो आप इसीलिए 535 540 के टारगेट रखिए, लेकिन 518 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 518 517 मतलब ये जो रेंज है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। आप इसके लिहाज से ही अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। ये पोजिशनल भी हो सकता है और इंटरडे भी हो सकता है, तो आप दोनों लिहाज से आप स्टॉक को देख सकते हैं। 527 का प्रीवियस डे क्लोज है। चलिए, तो हमने अब 5-5 रादर 6-6 शेयर आपको बता दिए हैं और 6-6 शेयर के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, पिंच हिटर कहां पर है और साथ ही साथ कुछ और जहां पर एक धमाकेदार बल्लेबाजी हो सकती है और कुछ शॉर्ट कॉल्स, इन सब पे हम बातचीत करते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में। और अब बारी है आपको अपने पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की। और आखिर के स्टॉक्स में एक बार फिर से एक टेक्नोलॉजी शेयर को हमने शामिल किया है। इसका नाम है टेक सॉल्यूशन, जहां पर आपको एक तेजी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी जो हम बात कर रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स के लिए काफी हद तक मौके अभी बाजार में बनने बाकी हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी एचएनआईज की खरीदारी की खबरें यहां पर सामने आ रही थी और उसके बाद स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, लेकिन अभी भी आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर नजर आता है। स्टॉक पे एक बात जो खासतौर पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की हमने बात की है, देखिए आप नैस्डैक को देख करके भारत के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे व्यू मत बनाइएगा। वहां पे जो फैंग स्टॉक्स हैं वो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, वो कंपनियां नहीं है जो हमारी कंपनियों की तरह कोडिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं या दूसरी कंपनियों को, बड़े बैंक्स को, बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज को, सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हमारा मॉडल बिल्कुल अलग है और हमारे वैल्यूएशन भी बिल्कुल अलग है। तो आप एक्सेंचर को देख करके हमारे तमाम वो टेक्नोलॉजी स्टॉक जो सुमित ने आपको बताया और मैंने आपको बताया वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कोई पूछ रहा था कि नैस्डैक नीचे है तो आप लोग इतनी टेक्नोलॉजी की क्यों बात कर रहे हैं। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, अगला गेंदबाज फिर से टीम में शामिल हो रहा है और इसका नाम है कैनरा बैंक। यहां पर आपको और दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इस समय भारतीय बाजारों में जिस तरह से बॉन्ड मार्केट में बिकवाली हो रही है, हमारी बॉन्ड यील्ड भी 6.4 पे पहुंच गई। हम अमेरिका की यील्ड देखने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी बॉन्ड यील्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये 6.1 के आसपास थी, आपको ध्यान होगा बजट वाले दिन और जब पिछली बार पॉलिसी आई थी तब। तो वहां से यहां तक इतनी बढ़ गई है क्योंकि सरकार बहुत तेजी से कर्ज ले रही है और अब अगर ये आपको फिर से फेज 2 देखने को मिल रहा है तो बाजार को यह डर है कि सरकार को और डेफिसिट करना पड़ेगा और कर्ज लेना पड़ेगा। और जो आप रेवेन्यू में बॉयंसी देख रहे थे, अचानक से आपके टैक्स के आंकड़े सुधर गए थे, उस पर फिर से झटका लग सकता है, तो बॉन्ड यील्ड और बढ़ सकती है। और यहां पे केवल एक जो थोड़ी उम्मीद आप रखते थे कि ग्लोबल लिक्विडिटी आएगी, अब अगर ग्लोबल मार्केट में भी यील्ड बढ़ रही है तो वो भी आने वाला नहीं है। इसका इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए कैनरा बैंक पे आपको एक पिंच हिटर के तौर पे सेल कॉल दिया जा रहा है और यहां पर आपको गिरावट तगड़ी देखने को मिल सकती है। आपको ध्यान होगा कल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा चुना था इसी थीम पे और वहां पर आपने जबरदस्त गिरावट दिन के दौरान आते हुए देखी। नीचे के टारगेट अचीव हुए थे। आज कैनरा बैंक भी शायद अपने टारगेट आसानी से अचीव करेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और ये सेगमेंट चूंकि कमजोर है तो बाजार की रिकवरी में भी पार्टिसिपेट करना मुश्किल होगा। देखिए, मेरी तरफ से इकलौता सेल कॉल जो है वो है पीवीआर का, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लॉकडाउन की बातचीत या दोबारा नाइट कर्फ्यूज की जो बातचीत है वो दोबारा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी के मद्देनजर कल सूरत में और अहमदाबाद में थिएटर्स को बंद भी किया गया है कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरह की पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेसेस को बंद किया जा रहा है, तो शायद उसका इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल से आने शुरू हुए थे, दोबारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ नहीं हुई हैं और अब दोबारा जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं वहाँ से भी रेवेन्यूज़ आ नहीं रहे हैं।
बस एक रेंटल कॉस्ट का बेनिफिट कंपनीज को मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर वापस एक्सटेंड हो यहाँ पर। वैसे भी ये बहुत हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से करीब 1320 का एक टारगेट रखें और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, और 1420 का एक स्टॉप लॉस रखें और उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये दोनों साइड का मूवमेंट बहुत तेज देता है ये स्टॉक, तो आप मतलब इसमें ट्रेड की जो रणनीति है वो इसी हिसाब से ही बना के चलेंगे। अच्छा, एक और आईटी स्पेस की कंपनी है माइंडट्री, उसको भी मैंने चुना है। वहां पर भी चुनने की दो वजह, पहला तो एक्सेंचर के जो नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, उसको हमने यहाँ पे टीम में शामिल किया, और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा ट्रिगर है वो यहाँ पर भी फुटसी की रीबैलेंसिंग है। इसमें भी फुटसी का एक मेजर इनफ्लो का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप हो सकता है यहाँ पे वापस 2000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो रिज्यूम होते हुए देखें। 1999 ये एक टारगेट मैंने चुना है, 1950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1970 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। ओके, तो ये 8 स्टॉक्स सभी टीमों के आपके सामने आ गए, और मेरे ख्याल से 10 टेक्नोलॉजी स्टॉक पूरे हो गए ना अभी, जो हमारी उम्मीद थी। तो आधी टीम में आज टेक्नोलॉजी नजर आ रहा है, और माइंड गेम काफी स्ट्रांग है, देखिए, क्योंकि ये सब दिमाग का ही काम होता है। हैप्पीएस्ट माइंड, माइंडट्री, ये सब सुमित अपनी टीम में आज शामिल कर चुके हैं, तो इन सारे स्टॉक्स पे नजर होगी। लेकिन आखिर के 2 स्टॉक्स अभी बाकी हैं, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में। अब बारी है आपको आखिर के 2 स्टॉक्स बताने की, और चूंकि मेरी टीम में मैंने कहा 50-50 गेंदबाजी और बल्लेबाजी है, तो 2 गेंदबाज बाकी हैं, आखिर में उन पर ही नजर होगी। सीमेंस पर हमारी नजर है, और इस स्टॉक पे हमने तेजी की तरफ कई बार दाव लगाने की राय दी, लेकिन इसको चुनने की वजह प्योरली टेक्निकल है। वायदा कारोबार के अपने दोस्तों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कल यहाँ पे काफी तेजी वालों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए हैं, और एक टॉप का कंफर्मेशन होता हुआ नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि नुकसान जिस तरह से बढ़ रहा है, ट्रेडर उसके लिए तैयार नहीं थे, और ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी पोजीशंस बाकी बचती हैं आपको काटनी पड़ती, क्योंकि एक लिमिट के आगे आप नुकसान नहीं झेल सकते। और कई बार जो प्रॉफिट में आपकी पोजीशन होती है, जैसे कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में होगी, वहां भी लोग शेयर बेचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको कहीं और मार्जिन कवर करना होता है, या फिर पैनिक कि यहां से और बाजार गिरेगा। तो इस वजह से हमें लगता है कि यहां पे एक टॉप जो कंफर्म होता हुआ नजर आया है, उसका इंपैक्ट आपको आते हुए दिखेगा आगे भी, और सीमेंस आपको और नुकसान दिखा सकता है इन लेवल से। आखिर में मेरी नजर होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। ठीक वही देखिए, ये भी एक और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का ट्रेंड दिखा रहा है। और अहम बात ये भी है, देखिए, जब मूड बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात जो इनके सबसे बड़े मेन मार्केट्स हैं, अगर यहां पर लोगों को घर से बाहर निकलने में ही डर लग रहा है, तो घर खरीदने तो कौन जाएगा। इसलिए जाहिर है कि इनकी बुकिंग्स पे आने वाले दिनों में आपको साफ इंपैक्ट नजर आएगा। और ऐसे भी घर खरीदने का फैसला जो होता है, आमतौर पे एक इंडिविजुअल के लिए शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, और जैसे ही थोड़ी अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, और वो कहते हैं 2-4 महीने रुक जाते हैं, देख लेते हैं जरा हमारे बिजनेस का क्या हाल है, कैश फ्लो का क्या हाल है, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। तो जाहिर है कि फिर से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ही आपको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए और टॉप कंफर्मेशन होती हुई नजर आ रही है, इसलिए गेंदबाज के तौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज को चुना है मैंने। देखिए, मेरी तरफ से दोनों कंपनियों को कैश मार्केट की हैं, और दोनों ही बाय साइड पर हैं, दोनों के लिए सेम ट्रिगर है। प्रमोटर की बाइंग यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली देखने को मिल रही है। पहला नाम जो है वो है नव भारत वेंचर का। प्रमोटर्स ने जो कल नोटिफिकेशन आया कि 16 तारीख को यहाँ पर कंपनी में स्टेक खरीदा है ओपन मार्केट से, 70 रुपए के आसपास ही क्लोजिंग, और उसके लेवल्स पर भी प्रमोटर अगर बाइंग कर रहे हैं तो माइट भी स्टॉक में फर्दर मूव देखने को मिले इन लेवल्स पे आने के बाद भी। 67 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करीब 79 का एक टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा नाम है नाहर स्पिनिंग। नाहर स्पिनिंग के केस में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच के डिस्क्लोजर आए हैं, जिसमें प्रमोटर ने लगातार माल खरीदा है। तो पिछले 15 दिन से अगर प्रमोटर इस कंपनी के अंदर माल ले रहा है, ओपन मार्केट से पोजीशन ले रहा है, तो आप स्टॉक के ऊपर वैसे भी नजर रख सकते हैं। स्लो मूवर है, बहुत बड़ी यहाँ पर सर्किट लिमिट नहीं है, लेकिन आप फिर भी 112 113 के टारगेट देख सकते हैं। करीब 103 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 106 का एक पीओजी का क्लोज है। तो मैंने 10 की 10 टीम आपके सामने रख दी है। करीब 9 शेयर उसमें तेजी के हैं, और 1 शेयर उसमें बिकवाली के लिए चुना है। तो प्रदीप जी, क्या पसंद आया इसमें सर? तो देखिए, 5 गेंदबाज मैं ले पाया कुल मिलाकर के, तो एक और ले लेता हूं जो आपकी टीम में मिल रहा है, क्योंकि बाजार का मूड बिगड़ता हुआ। और देखिए, पीवीआर तो बिल्कुल सटीक आपने सिलेक्शन किया है। पहले अहमदाबाद की जानकारी थी, फिर शाम होते होते कल खबर आ गई कि सूरत में भी अब आपको मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस वीकेंड के दौरान बंद रखने हैं। तो इनकी हालत तो ऐसे भी कमजोरी थी, और ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से थोड़ा बहुत बिजनेस चलाने की, पर जो रिजम्पशन होने वाला था ना, वो अब थोड़ा डिले होगा, क्योंकि आप ये मान के चल रहे थे कि अप्रैल एंड में, शायद जून में कोई रिलीज आ जाए, उसकी तैयारियां हो रही थी। वो सारी तैयारियां अटकती हुई नजर आएगी, और इसका इंपैक्ट आप आते हुए देखेंगे। तो पीवीआर इनफैक्ट हमने
हफ्ते की शुरुआत में यहाँ पर गेंदबाजी का व्यू पहले भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी हमें लगता है कि और नुकसान बढ़ सकता है इन खबरों के चलते, इसलिए इस गेंदबाज के साथ जाएंगे। इनफैक्ट आपकी टीम में मुझे जुबिलेंट फूड ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो महाराष्ट्र का प्रेशर है कोविड का, वो शायद फर्दर एक्सटेंड हो, तो इस कंपनी के मेजर रेवेन्यूज़ वहाँ से आते हैं। दूसरा, वैल्यूएशन पार्ट पे हमेशा से शेयर महंगी साइड पर रहता ही है, तो 2700 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड खुलते हुए दिखाई पड़े, तो अब जुबिलेंट फूड एक और स्टॉक है जो कि मुझे प्रदीप जी की टीम से पसंद आ रहा है। तो आपको बता देते हैं आज की हमारी टीम टेक्नोलॉजी पर फोकस है, दोनों ही टीम का। पहले मेरी टीम पर आप नजर डालिए, मिड कैप टेक्नोलॉजी पे मैंने नजर रखी है। डेटामेटिक्स, ऑनवर्ड टेक और सेक्सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स चुने हैं जो 9 या 10 के पीई के आसपास आपको मोटे तौर पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और ये ऐसी कंपनियां हैं जो देखिए डेट फ्री तो होती हैं, इनमें से कुछ कंपनियों में आपको जैसे ऑनवर्ड टेक में काफी अच्छा डिविडेंड भी मिलता है, और इसके पीछे वजह यही है कि एक्सेंचर के शानदार नतीजे गाइडेंस के बाद आप री रेटिंग होते हुए देखेंगे। गेंदबाज के तौर पे जुबिलेंट फूड को चुना है क्योंकि लोग बाहर खाना अवॉइड कर रहे हैं, ऑर्डर करना अवॉइड कर रहे हैं। टीवीएस मोटर अगला स्टॉक जहां पर आपको एक अच्छी तेजी के बाद अब शॉर्ट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो अगला स्टॉक है जिसके कारोबार पर असर पड़ने की आशंका। आज डिपेंडेबल के तौर पे एक बार फिर से एक मिड कैप आईटी स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच है, और इस स्टॉक पे भी आप देखिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेहतरीन नजर आएंगे। टेक सॉल्यूशन एक और ऐसा ही मिड कैप आईटी स्टॉक है जहां पर हमें वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आखिर में फिर से कुछ गेंदबाजों पर नजर डाली है कैनरा बैंक, क्योंकि भारतीय बाजारों में भी अमेरिका की तरह बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ते हुए। जीमेंस, क्योंकि अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद इसमें अब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, और ऐसे स्टॉक्स जिनमें अच्छी तेजी देखी गई थी वहीं पे लोग तेजी से पोजीशन काटते हुए नजर आ रहे हैं, मार्जिन ट्रिगर की वजह से या फिर डर की वजह से थोड़ा मुनाफा जो आ रहा है वो घर ले जा रहा है ऐसा लगता है। इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इसी फहरिस्त में शामिल होता हुआ, और ऐसे भी सेकेंड वेव का इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे देखे जाने की आशंका तो है ही। तो मेरी तरफ से जो टीम है उसके अंदर मैंने शुरुआत की है आईटी स्पेस के साथ। दो बड़े ट्रिगर हैं, एक तो जो एक्सेंचर के नंबर्स हैं और साथ साथ फुटसी रीबैलेंसिंग, इन दोनों को थीम लेकर मैंने आज टीम को चुना है। हैवी वेट्स के साथ गया हूँ, टीसीएस में आप खरीदारी कर सकते हैं, इन्फोसिस में आप खरीदारी कर सकते हैं, हैप्पीस्ट फाइंड में आप खरीदारी कर सकते हैं, एल&टी टेक में आप खरीदारी कर सकते हैं। चारों आईटी कंपनीज जिनके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं और हैवी वेट्स है। इसके अलावा आप अपोलो हॉस्पिटल में तेजी देख सकते हैं, फुटसी रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट रहेगा। भारतीय एयरटेल जो कि ऑलरेडी अपने लोअर लेवल के आसपास है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है, इसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। पीवीआर, इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं, हो सकता है थोड़ा डाउनसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा माइंड ट्री एक और आईटी स्पेसी कंपनी जिसके ऊपर आप दाव लगाएं। और दो ट्रिगर यानी कि प्रमोटर जहां पे बाइंग कर रहे हैं वो है नवभारत वेंचर और नाहर स्पिनिंग, इन दोनों कंपनीज के ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं। यहां पर प्रमोटर पिछले 2 हफ्ते से लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी आप इनको देख सकते हैं।